हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम संजीता है और आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लीज उसे जाकर देखें। तो चलते हैं इतिहास की सैर पर, क्योंकि अपना भूतकाल नहीं जानोगे तो भविष्य काल कैसे संवारोगे। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। तो हमें इस टॉपिक में आपको ये देखना है कि जो हमने बात की मगध एम्पायर की, मगध साम्राज्य की, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका जो एक्सपेंशन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे फर्दर नॉर्थ वेस्ट तक एक्सपैंड कर दिया था। अफगानिस्तान तक एक्सपेंशन इसका देखने को मिलता है। आप मैप में देखोगे गांधार एटसेट्रा सारी चीजें जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ और उसके आगे तक भी उनका एक्सपेंशन था। हमें जहां जहां से अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं तो ये समझ में आता है कि काफी बड़े एरिया में ये साम्राज्य फैला था। अगर साउथ की बात करें, कर्नाटका तक, वहां तक फैला था। ठीक है, तो इस तरीके से इतने फिर उत्तराखंड में नॉर्थ में जाओगे तो उत्तराखंड से कलसी, कलसी जो है वहां से अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनके एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। तो इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम था, किस तरीके से इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर किया जा रहा था, तो इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। और इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि क्या सबसे पहले हिस्टोरियन ने ये समझने की कोशिश की, हिस्टोरियन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतने बड़े साम्राज्य में जो आप देखोगे डिफरेंट, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हिली टेरेन है ना। यहाँ का जो आप देखोगे ज्योग्राफिकल, तो आपको देखने को मिलेगा हिली टेरेन। ठीक है, ये हिली वाला पूरा आपको वहां पे टोपोग्राफिकल जो सारी चीजें मिलेंगी। फिर आप देखोगे उत्तराखंड जो आगे, उत्तराखंड का जो कलसी जो हमने बात की, वहां का आपको पता है क्लाइमेट वो। फिर आप देखो कोस्टल एरिया, हम बात करेंगे अगर उड़ीसा की, है ना, तो उड़ीसा में आप देखोगे ये कोस्ट वाला एरिया है, कोस्टल, ये आपका ये जोन था। तो इस तरीके से इतने बड़े वैरायटी, इतने बड़े जो डाइवर्स टेरेन था, डाइवर्स ज्योग्राफिकल एरिया में वो रूल कर रहे थे। वहाँ के अलग अलग एरिया में अलग कल्चर, भाषाएं बोली जाती होंगी उस टाइम पीरियड पे भी, जो भी होगा कुछ डायलेक्ट अलग उनके होंगे, उनकी कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट, रहन सहन, एवरीथिंग वो अलग थी। तो क्या इतने बड़े साम्राज्य में सेम तरीके से रूल अप्लाई हो रहे थे कि एक ही जैसे इवनली वो रूल कर रहे थे? मोस्ट प्रोबेबली नो। यहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से हम देखेंगे, मगध से उसे कंट्रोल तो किया जा रहा होगा, लेकिन इक्वली जिस तरीके से उनका जो मगध और उसके आसपास जो इनके इम्पोर्टेंट जो एरिया थे, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, उनके जो प्रोविंस, जो मेन जो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे, तो वहां पे जिस तरीके से कंट्रोल होगा, जिस तरीके से वहां पे रूल्स हो रहे होंगे, एग्जैक्टली वही चीज, वही रूल्स अप्लाई नहीं होते होंगे इतने बड़े अलग अलग ज्योग्राफिकल जो पूरा उनका एक्सपेंशन था। तो इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना है कि कौन कौन से उनका जो इम्पोर्टेंट प्लेस था, किस तरीके से मगध साम्राज्य को रन करने के लिए उन्होंने क्या रूल्स, क्या तरीके अपनाए थे। तो हम बात करेंगे कि इनका सबसे पहले तो हमें इसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, है ना, जो पाटलिपुत्र की बात करेंगे, ये जो उनकी, ये इनका कैपिटल था। मगध साम्राज्य का, मगध एम्पायर की जो राजधानी, जो कैपिटल था, वो पाटलिपुत्र थी। इस बार इम्पोर्टेंट इनका अपना एक ये शहर था। फिर और क्या बात करेंगे, और जो इनके प्रोविंसेस थे, है ना, और जो इनके इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात अगर करेंगे तो हमें, आपको पढ़ना है, हमें समझना होगा कौन कौन से एरिया के बारे में। तो आप देख लो, एक तो हमने गांधार की बात की जो आज की जो पाकिस्तान में है ना, और आपको इसको देखते चलना है किस तरीके से उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस डिक्लेयर किए होंगे, क्या कॉजेज रहे होंगे। तो आप देख लो, गांधार की बात करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के तरीके से इसको देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया से बाहर जो आज के जो, अगर हम
बाहर के देशों में इनका जो ट्रेड होगा, इनके जो व्यापारी लोग जाते होंगे, तो ये वाला जो गांधार पे अगर इनका एक इम्पोर्टेंट अपना प्लेस को सिचुएटेड कर दे, वहां पे अपनी आर्मी एक्सेट्रा सारी चीजों को लगा के रखेंगे, तो वहां से वो कंट्रोल कर पाएंगे जो भी व्यापारी, जो भी ट्रेडर्स वगैरह होंगे। तो ये गांधार हो गया आपका वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट के साइड में। फिर हम बात करते हैं उज्जैन, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस था मगध एम्पायर का। तो उज्जैन जो आपका जो मध्य प्रदेश तो बिल्कुल सेंटर में आ गया, तो उज्जैन भी ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी बाहर से भी व्यापारी अगर इंडिया में आ रहे हैं तो गांधार वाया इस तरीके से आएंगे। फिर हम बात करते हैं तोसाली, ठीक है, तोसाली की बात करेंगे। ये कहाँ था, ये आपका आज का जो उड़ीसा है, जो उड़ीसा है, तो वहां पे था ये आपका तोसाली। नेक्स्ट हमने बात की उज्जैन की, तोसाली की और गांधार की, ठीक है, एक आपका पाटलिपुत्र हो गया। फिर हम बात करते हैं जो आपका सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी का क्या मतलब हो रहा है, सोने का पहाड़, है ना, जो कर्नाटका में। तो यहाँ से गोल्ड को मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड पे अपना कंट्रोल, गोल्ड के माइंस पे कंट्रोल करने के लिए इस वाले एरिया को अपना इंपॉर्टेंट प्रोविंस डिक्लेयर किया था। तो जो इनके इंपॉर्टेंट प्रोविंस है जिसके बारे में हमने पढ़ी, पाटलिपुत्र, गांधार, उज्जैन, तोसीला, सुवर्णगिरी, इसको आपको याद कर लेना है। और ये सारे के सारे क्यों इसको चूज किया गया हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ ट्रेड रूट पे है, कहीं पे माइंस हैं गोल्ड के। ये तोसाली हम जाएंगे अगर उड़ीसा के पास कलिंग से उधर जाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इनके कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग रहे होंगे एज कम्पेयर टू अदर जो इनके अंडर में बाकी जो एरिया आते होंगे। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि पूरे भारत में नहीं, हम देख रहे हैं कहाँ, कर्नाटका के आसपास ये सुवर्णगिरी है ना, ये कर्नाटका, आज का जो कर्नाटका है ना, ये वहां की बात हो रही है। उसके फर्दर हम और जाएंगे केरला, तमिलनाडु तक, तो वहां तक मगध एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं था, जैसा हमें मैप के थ्रू देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमने समझा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ये बातें पता चलती है ना, फ्रॉम वेयर वी गॉट टू नो अबाउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, कि ये जो मगध एम्पायर था, मगध साम्राज्य था, यहाँ पे ये सारी चीजें थी। क्योंकि तो ये इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, पहली बात, क्योंकि उनके इंस्क्रिप्शन में सारे प्लेसेस की बात हम देख रहे। सेकेंड थिंग, जो मेगास्थनीज आए थे, है ना, जो हमने बात की थी मेगास्थनीज की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मेगास्थनीज कौन थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, है ना, ग्रीक जो है ना वहां के क्या थे, एक एम्बेसडर थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, एम्बेसडर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, इंडिका, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिका नामक इन्होंने किताब लिखी थी, जिससे हमें इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके जो फ्रेगमेंट अवेलेबल है, ये पूरी बुक तो नहीं है, बस इससे कुछ यहाँ वहां से जो इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वहां से पता चलता है जब वो इंडिया आए, तो इसके पहले उन्होंने इजिप्ट भी वो वहाँ की चीज़ों को भी देखा था। तो उन्होंने कंपेयर किया कि इजिप्ट में जिस तरीके से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस तरीके से नेवी कंट्रोल किए जाते थे, राजा किस तरीके से, किंग था वो नेवी पे कंट्रोल करता था, उनकी अपनी कमिटी, उनके अपने सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे, और आगे फिर रिवर को किस तरीके से कंट्रोल करना, उसके टैक्स लेना, और वहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, उनको वाटर प्रोवाइड इवनली हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप कहीं उस पानी को अपनी तरीके से चैनलाइज तो नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए अलग अलग उनके ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे, ऐसा हमें मेगास्थनीज की बुक से पता चलता है। उन्होंने, वो इंडिया आए थे, चंद्रगुप्त वो भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वो आए, और उस टाइम पीरियड पे जो उन्होंने विजिट किया, जो चीजें ऑब्जर्व की, वो सारी चीजें लिखी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है। आज हम जान पाते हैं उस बुक के थ्रू कि क्या उस समय तरीका रहा होगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, मगध एम्पायर के रूल करने का तरीका। फिर ये एक तो बात हो गई कि जो हमने बात की उनके सुप्रिटेंडेंट होते थे, और क्या क्या चीजें पता चलती है कि, और क्या चीजें पता चलती है
हमें देखने को मिलता है कि हम ये देखने को हमें पता चलता है कि उनकी जो जो आर्मीज होती थी, मगध एम्पायर की ना आर्मीज होती थी, वो किस तरीके से थी। वो फुट सोल्जर भी थी, है ना, वो फुट सोल्जर्स भी थी, और क्या थी, और उनके जो हॉर्सेस वाली सेना थी वो भी थी, है ना, तो हॉर्सेस वाली भी थी। बुल्लक कार्ट पे भी उनके वो तो बुल्लक कार्ट पे जाते थे, बट अभी पहले बात कर ले, फुट सोल्जर्स थी, हॉर्सेस थी, एलिफेंट पे उनके है ना, एलिफेंट भी थी उनकी सेना में। तो इस तरीके से सारी चीजें, और ये लार्ज स्केल में ये अपॉइंट की जाती थी, रखी जाती थी। और वो फिर ट्रैवल, अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड पे, जो हमने बात की ट्रेड की बात की, या फिर एक प्रोविंस, जो अलग अलग प्रोविंसेस की बात की अभी, तो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने में टाइम भी काफी लगता होगा, है ना। उस टाइम पे बुल्लक कार्ट के थ्रू या हॉर्स के थ्रू सम टाइम लोग अपने तरीके से जाया करते थे, फुट, अपने ऑन फुट पैदल भी जाया करते थे। तो जो व्यापारी वगैरह होंगे, जो कैरेवान वगैरह भी यूज करते थे, बुल्लक कार्ट वगैरह, तो जब वो जाया करते थे तो उनको काफी टाइम लगता होगा, मंथ लगते होंगे या फिर वीक तो जरूर लगते होंगे, ऐसा पता चलता है हमें। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये आर्मीज वगैरह भी होती थी थ्रू आउट द उनके सेटलमेंट, उनके जहाँ जहाँ उनके ये सारी चीजें थी, उनके अपने उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना, उनको कहीं से बाहर से लोग आके उन्हें परेशान ना करे, कोई भी जो चोर लुटेरे से परेशानी ना हो, तो इस तरीके से उनके आर्मीज वगैरह हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हमने बात की फुट सोल्जर्स की, हॉर्सेस की, एलिफेंट उनके हुआ करते थे जिसपे उनकी सेनाएं हुआ करती थी। और फिर अगर हम बात करें कि इन तो कमिटीज, इसके लिए प्रॉपर इनकी अपनी क्या होती थी, कमिटी हुआ करती थी, ठीक है, इनकी अपनी कमिटी इनकी हुआ करती थी। इनका जो कम्युनिकेशन था, जो आने जाने का, वो लैंड रूट और रिवर रूट दोनों ही यूज कर रहे थे। तो दोनों के अलोंग वो इस उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम था। इसे मेंटेन करने के लिए इनकी अपनी कमिटी हुआ करती थी, इनकी कमिटीज हुआ करती थी। और कमिटीज के बाद उसके अंडर में सब कमिटी भी थी, ठीक है, सब कमिटी भी इनकी थी। तो इस तरीके से कमिटी, सब कमिटी जो थी, ये सारी चीजें लैंड रूट, रिवर रूट से जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारी चीजों को मेंटेन करना, देखना, टैक्स वगैरह के लिए अलग अलग इनके ऑफिसर्स होते थे। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम सोल्जर्स की बात करें, सोल्जर्स की बात करें तो इनके पास फुट सोल्जर्स भी थे, है ना, जो पैदल सेना जिसे बोलेंगे, तो फुट सोल्जर्स की बात हम कर रहे हैं। चैरियट, तो फुट सोल्जर की बात, अब हॉर्स की बात कर लेते हैं। हॉर्सेस पे भी इनकी आर्मीज हुआ करती थी, ठीक है। चैरियट्स पे भी ये इनकी जो आर्मीज थी वो एलिफेंट, एलिफेंट भी यूज कर रहे थे ये लोग। एलिफेंट की बात में हमने पहले भी की थी कि इनके साम्राज्य बनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, अगर कुछ जो हमने सारी चीजों के बारे में पढ़ा, तो एलिफेंट के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट से उनको काफी टिम्बर, एलिफेंट एक्सेट्रा यहाँ पे चीजें मिलती थी। तो इसे मेंटेन करने के लिए कमिटी, सब कमिटीज होती थी, अलग अलग सुपरिटेंडेंट होते थे जो रिवर वगैरह सब सारी चीजों को देखना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, ओके। तो इसके थ्रू वो अपने प्रोविंसेस में और पूरे ही अलग अलग एरियाज में वो अपना काम बेटर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। अगर हम बात करें कि जो इतने सोल्जर्स की बात की, तो फर्दर इनके रख रखाव के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए भी अलग से फिर अपॉइंटमेंट होती थी, जो आर्मीज को उनके खाने पीने के लिए, उनके कपड़े एक्सेट्रा, वहां जहाँ रह रहे होंगे उसे मेंटेन करने के लिए, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट होती थी। बुल्लक कार्ट्स वगैरह भी यूज की, बुल्लक कार्ट से जो होते थे, है ना, बुल्लक कार्ट से उन्हें प्रोवाइड कराई जाती थी सारी जो उनके एनिमल, जो एलिफेंट, हॉर्सेस के लिए जो फॉर्डर, उनके जो खाने, जो उनके चारे जो होते थे, ठीक है, वो चीजें, और जो आर्मीज वगैरह के लिए जो फूड प्रोवाइड कराना,
आर्टिजन्स वगैरह जो उनको जो भी रिक्वायर होंगे आर्मीज को वहाँ पे, देन उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी सारी चीजें। तो इस तरीके से पूरा अपना एक सिस्टम था मगध एम्पायर को रन करने का, और ये सारी चीजें हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू और मेगास्थनीज की बुक के थ्रू पता चलती है। अदर देन दैट वन मोर थिंग जो है वो हम जब जो इंस्क्रिप्शंस की बात हम कर, जो एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं, रॉक पिलर्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं, जो अशोक ने थ्रू आउट अपने अलग अलग जो उनके अंडर में सारे जो प्लेसेस थी उसमें उन्होंने लिखवाई थी रॉक पे, पिलर्स पे, पॉलिश्ड पिलर्स पे। तो उसमें ये जो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए वन मोर थिंग वहां पे क्या हमें देखने को मिलता है, एक था धम्म, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, अशोक का जो धम्म था। तो धम्म के थ्रू भी वो अपने इतने बड़े लार्ज एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान से लेकर जो हिली टेरेन, आपका जो कोस्टल एरिया, पूरे सब जगहों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी वाज नॉट एनफ। और तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो धम्म के थ्रू भी, धम्म में जो उन्होंने बात की मोरल वैल्यूज की बात की, धम्म क्या था, इट वाज नॉट एनी रिलीजन, बट जो हम इसे पढ़ के समझ में आता है वो क्या था, एक कर्टसी की बात कर रहे थे, अपने से बड़ों को सम्मान करना। तो सारी चीजें कि अपने जो जो एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, जो जो स्लेव्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, अपने स्लेव्स, अपने सर्वेंट्स से प्यार से बात करना। और जो दूसरे धर्म, अपने आप को तो अपना, अपने रिलीजन को तो आप, जब हम बात कर रहे हैं मगध एम्पायर की टाइम की बात कर रहे हैं, ये समय कब की बात हो रही है, तो ये जो 268 बीसीई जो अशोक की जो मानी जाती है 268 बीसीई, तो ये इनका था। और 231, ठीक है, 231 इस बीच में इनका टाइम पीरियड माना जाता है। 304 इनका अगर हम बात करें तो बर्थ सी, और अप्रोक्सीमेटली 304 इनका बर्थ था, और ये इनका टाइम पीरियड था इनका रूल करने का। तो ये सब जो समय था, इस समय इंडिया में हम देखते हैं जो और भी एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे अलग अलग सेक्ट हुआ करते थे। आजीवक संप्रदाय की बात हम करते हैं तो डिफरेंट ग्रुप थे जो अलग अलग अपने पंथ को, सेक्ट को मानते थे, और इतने बड़े इनके साम्राज्य में, इनके एम्पायर में बहुत डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट फेथ को मानने वाले लोग थे। तो अशोक ने अपने धम्म के थ्रू ये भी मैसेज कन्वे करवाई कि वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एज वेल, है ना, अदर देन वंस ओन रिलीजन, अपने अपने जो धर्म को मानने के अलावे जो उनके दूसरे जो लोग, उनका जो मानने का तरीका है, उनका अपना जीवन का तरीका है, उसको भी इक्वली रिस्पेक्ट किया जाए। तो ये सब चीजें हमें दिखता है कि इस अपने धर्म के थ्रू भी इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने कंट्रोल किया। इसके लिए उन्होंने जगह जगह इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाए, इनग्रेव करवाए, एडिक्ट्स, रॉक मेजर एंड जो लघु शिलालेख और सारी जो पिलर्स पे सारी चीजें, मैसेजेस वगैरह। तो ये भी एक तरीका था इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने का। उनके जो जितने भी जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसमें सारे जो इतने सारे जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं सेम बातें हर जगह लिखवाई गई थी, सब में कॉमन चीजें ही मिलती है देखने को। जैसे एक धम्म की बात, दूसरी उनका था कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ये मिलता है कि हमें पर्टिकुलर डे को इस एनिमल को हंट नहीं करना है, आज पिकॉक हंट नहीं करना है, आज हिरन को नहीं खाना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम आज बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही एक आइडिया देखने को मिलता है कि हम अपने नेचर को इस तरीके से उसको यूज करें कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी अवेलेबल हो पाए, प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो ये सारी चीजें वो धम्म में जो उनका था, कहीं ना कहीं इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने का एक अपना मेथड था। तो हमने ये समझा कि अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपगेटिंग धम्म। धम्म प्रोपगेट करके भी उसने क्या किया, इतने बड़े एम्पायर को, अपने इतने बड़े साम्राज्य को होल्ड किया, कंट्रोल करने का एक उन्होंने मेथड निकाला। तो यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो समझेंगे हम लोग, जो धम्म जो था, धम्म को प्रोपगेट करने के लिए स्पेशल एक उनके ऑफिसर भी वो अपॉइंट करते थे, स्पेशल ऑफिसर वो अपॉइंट करते थे, है ना। उसका नाम क्या था, ऑफिसर धम्म महामात। इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ से भी एमसीक्यूज बहुत आते हैं एग्जाम में। धम्म
महा धम्म महामात्य, ठीक है, धम्म महामात्य। तो धम्म महामात्य करके स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे धम्म को प्रोपगेट करने के लिए। इनका काम था घूमकर लोगों को मैसेजेस देना, धम्म के बारे में लोगों को समझाना, और लोगों कोई से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में भी जानना, और मैसेजेस को राजा तक लेकर के जाना। तो ये सारे मेथड थे इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर करने का, जिसके बारे में हमने समझा वन बाय वन। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।